टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे हम लोग, उसमें से 8 न्यूमेरिकल पिछली क्लास तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं बहुत आसान होते हैं, केवल आप उनको थोड़ा सा समझ के लगाइए और हो सके तो जिस क्वेश्चन में ज़रूरत हो ना एक रफ फिगर जरूर बना लीजिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी आसानी मिल जाती है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी मतलब ये ऐसी दूरदर्शी है जिसमें जो इमेज बनती है वो प्रकाश के अपवर्तन से बनती है, उसमें लाइट का परावर्तन नहीं होता। तो एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं। एक अभिदृश्यक होगा, एक नेत्रिका होगी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर होगी और नेत्रिका की 4 सेंटीमीटर होगी। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना करिए। आपको दो कैलकुलेशंस करने हैं। सबसे पहले नोट करते हैं कि दिया क्या गया है हमको। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को FO से लिखेंगे और ये आएगी प्लस 80 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे प्लस 4 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, देखिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, उस समय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पता लगानी है। तो हम यहां पर लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये तो मुझे काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन तो कुछ करना ही नहीं है आपको। बताओ, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? -FO/FE। माइनस FO की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और FE की वैल्यू है प्लस 4 सेंटीमीटर। माइनस प्लस प्लस ये सब मिल करके माइनस बन जाएंगे और 4 से 80 को कैंसिल कर देंगे 80 को, तो 20 आ जाएगा। यानी कि आवर्धन क्षमता जो है वो कितनी है? 20। माइनस निशान इंडिकेट करता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। माइनस निशान केवल इसमें ये इंडिकेशन आपको देता है। दूसरी चीज, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना करें। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच दूरी कितनी डिस्टेंस होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो ये नली की जो लेंथ होती है ये होती है FO प्लस FE के बराबर टेलीस्कोप में। अब FO की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, FE है 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये टोटल 84 सेंटीमीटर। तो जो आपकी टेलीस्कोप है उसकी आवर्धन क्षमता है -20। आवर्धन क्षमता 20 है एक्चुअली, माइनस निशान ये बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उस वक्त नली की लंबाई 84 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, यानी कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी टोटल 84 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 8 है। श्रांत आंख के लिए मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, आवर्धन क्षमता 8। देखिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने या अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसलिए आवर्धन क्षमता टेलीस्कोप की हो या माइक्रोस्कोप की,
कैसे ली जाती है? हमेशा नेगेटिव साइन के साथ। तो m की वैल्यू आज दी गई है तो इसको हम माइनस निशान के साथ लेंगे। समझ आ रही बात आपको? क्यों माइनस निशान के साथ हमने लिया? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आवर्धन क्षमता में माइनस निशान का लगे होना इस बात का संकेत है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तथा लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी है, लेंसों के बीच की दूरी। अब आप बताएं, श्रांत आंख के लिए जब आप समायोजन करते हैं उस समय लेंसों के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है? कितनी होती है लेंसों के बीच की दूरी जब आप रिलैक्स्ड आइज के लिए सेटिंग करते हैं? तो दूरदर्शी है, श्रांत नेत्र के लिए समायोजन है, तो नली की लंबाई कितनी होगी? यानी कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी? FO प्लस FE नहीं हो जाएगी? अच्छा, m का मान बता दीजिए। उस वक्त m की वैल्यू होगी माइनस FO अपॉन FE इज इक्वल टू -8। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। FO बराबर कितना आ जाएगा? 8FE। -1 से -1 कैंसिल हो गया, FE उधर चला गया तो FO बराबर कितना बन गया? 8FE। तथा दूसरा जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, और कब है? ऊपर कंडीशन दी है श्रांत आंख के लिए, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी तो FO प्लस FE होती है ना उस वक्त, और FO प्लस FE का मान कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर के बराबर। उन्होंने बोला लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करिए। हम मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको लेंसों की फोकस दूरियां निकालनी है, मतलब जो अभिदृश्यक लेंस है और जो नेत्रिका लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां आपको पता लगानी है। तो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले FO का मान यहां पर लिख दीजिए। लिखेंगे FO का मान समीकरण 2 में रखने पर, FO की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो यहां पर, तो क्या आएगी वैल्यू? 8FE प्लस FE की जगह FE बना रहने दीजिए इज इक्वल टू 18। 8FE और 1FE मिलके 9FE हो जाएंगे, तो 9FE इज इक्वल टू 18, देन FE इज इक्वल टू 2, और क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो FE विल बी 2 सेंटीमीटर। FE का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका की फोकस दूरी आ गई। देखिए अब हमको FO चाहिए, तो समीकरण 1 से FE का मान समीकरण 1 में रखने पर, FE का मान समीकरण 1 में रखने पर FO इज इक्वल टू 8 इंटू FE। 8 FE की जगह पर 2 लिख देंगे तो FO की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। 8 2 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो दूरदर्शी में दो लेंस लगे हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस, उन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बराबर आएंगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन लगाना है। m का मान -8 ही लेना है, ये बहुत याद रखिए। अगर आप यहां -8 नहीं लेंगे तो आप FO बराबर -8FE मिलने लगेगा, और फिर यहां वैल्यू लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। या तो फिर इतना याद रखें कि अगर FO का मान, जैसे सुनो ध्यान से, अगर आपने m बराबर 8 लिख लिया, केवल -8 नहीं लिखा, तो जब उसकी वैल्यू यहां लिखोगे +8, तो FO बराबर आपको क्या मिलेगा? -8FE। पर याद रखें कि FO फोकस दूरी है अभिदृश्यक लेंस की, और अभिदृश्यक लेंस एक उत्तल लेंस है। तो भले FO का मान -8FE आए, पर आपको FO का मान कैसा लेना है? +8FE। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। और या तो सीधे m को ही -8 ले लो, सारे झंझट ही खत्म हो गए फिर तो। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, बड़े आसान सवाल रहे हैं 9 और 10, आप प्लीज नोट कर लीजिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। एक खगोलीय दूरदर्शी है
उसका जो अभिदृश्यक है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को FO से लिखते हैं 1 मीटर, मतलब हम लिख सकते हैं उसको 100 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक एक उत्तल लेंस होता है, इसलिए उसकी फोकस दूरी को हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया हुआ है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी दी गई है 20। आवर्धन क्षमता को माइनस में लिखा जाए कि प्लस में लिखा जाए? माइनस में लिखा जाए, क्योंकि टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप जो लास्ट इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहती है, हमेशा उल्टी ही रहती है, तो -20। तो उपनेत्र की फोकस दूरी, आपको उपनेत्र की फोकस दूरी मालूम करनी है। उपनेत्र मतलब नेत्रिका, नेत्र लगा है मतलब नेत्र की तरफ होगा वो लेंस, और उपनेत्र का मतलब नेत्रिका लेंस है। उपनेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई भी ज्ञात करिए। आपको श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई, नली की लंबाई हमने लिख दिया यहां पर। ये दो चीजें आपको मालूम करनी है, ठीक है ना। बताइए क्या फॉर्मूला आप लगाइएगा इसके लिए। देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले श्रांत नेत्र का समायोजन है भाई, तो श्रांत नेत्र के लिए हम आवर्धन क्षमता का पहले सूत्र लगाओ, क्योंकि आवर्धन क्षमता आपको मालूम है। श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -FO/FE। m की जगह पर -20 लिखेंगे, -FO प्लस 100 सेंटीमीटर, और FE वी हैव टू फाइंड। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, FE इधर ले आओ, 20 उधर पहुंच जाएगा, तो FE इज इक्वल टू 100/20 सेंटीमीटर। FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रही है, और आना भी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि उपनेत्र की फोकस दूरी है। उपनेत्र यानी कि नेत्रिका लेंस एक उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है। दूसरा, दूरदर्शी की लंबाई भी ज्ञात करिए श्रांत नेत्र के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई, श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की जो लंबाई होगी क्या होती है बताइएगा? FO प्लस FE, FO प्लस FE। FO की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर, और FE हमने अभी अभी निकाला है 5 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 5 सेंटीमीटर, दिस विल बिकम 105 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूं आंसर इसका मीटर में दिया जा रहा है, तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हो। 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.05 मीटर, ठीक है। अगर आप ये आंसर लिख देंगे तो भी कोई गलती नहीं है, अगर आप मीटर में बदल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से आपका आंसर सही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा आपको। 12 नंबर पर आते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर में लिखा हुआ है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। दूरदर्शी है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी को FO से लिखते हैं, दैट इज 1 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। फोकस दूरी को प्लस इसलिए लिया है क्योंकि दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक होता है वो एक उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय लेंसों के बीच की दूरी ये है। अब आप याद करके मुझे बताइए
कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय दूरदर्शी की लंबाई होती कितनी है? जब अंतिम प्रतिबिंब तब दूरदर्शी की लंबाई, हाँ क्या बताया भाई आपने? एफ ओ प्लस यू ई, वेरी गुड। एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ है अभिदर्शक की फोकस दूरी और यू ओ की वैल्यू है, यू ई का मतलब है कि नेत्रिका से वस्तु की दूरी। जो अभिदर्शक के द्वारा बनी इमेज है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करती है ना, तो वहां तक की डिस्टेंस यू ई है। मैं एक छोटा सा रफ फिगर बना के आपको दिखा देता हूं। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में जो अभिदर्शक होगा वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस होगा। एक नेत्रिका होगी जो कि छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। यहां पर अनंत से ऐसा रेज आती हैं और वो अनंत से आने वाली किरणें इसके मुख्य फोकस पर इमेज बनाती हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो एफ ओ रहता है। ये इमेज इस लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देती है, इसलिए ये डिस्टेंस नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी बनती है, जिसे हम यू ई से लिखते हैं। यही डिस्टेंस एफ ई के बराबर हो जाती है, मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर हो जाती है यही डिस्टेंस। लेकिन कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पर क्वेश्चन के मुताबिक तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो ये डिस्टेंस फिर यू ई के बराबर ली जाएगी। और अब आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज विल बिकम एफ ओ प्लस यू वी। ये डिस्टेंस एफ ओ है, ये यू वी है, तो एफ ओ प्लस यू ई के बराबर ले सकते हैं। और वो दिया है 1.05 मीटर, 1.05 मीटर। हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट अगर कर देंगे तो 105 सेंटीमीटर के बराबर बन जाएगा ये। अब FO और UE में FO हमें पता है 100 सेंटीमीटर है, तो अगर FO की वैल्यू हम 100 लिख देंगे तो ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से UE की वैल्यू कितनी बचेगी बउआ? 5 सेंटीमीटर। UE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब और आगे पढ़ते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको दो चीजें मालूम करनी है, एक तो नेत्रिका की फोकस दूरी मालूम करनी है, नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब एफ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी मालूम करनी है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कैसे किया जाए, कोई आइडिया है आपके पास? बताएं भाई हमको, हम क्या करें इसके बाद के कैलकुलेशन के लिए। FE and M both are unknown quantities and we have to find these quantities। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना चाहिए? 10-11 क्वेश्चन लगा चुके हैं इससे पहले। Now you should give some ideas to me कि हम इसको कैसे करें। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दें। हाँ जी, लेंस फॉर्मूला लगा दें। तो लेंस तो दो हैं, अभिदर्शक और नेत्रिका। किस लेंस में लगा दें फॉर्मूला? नेत्रिका में लगा दें। तो नेत्रिका की क्या क्या चीजें आपको पता हैं? नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी तो आपको मालूम है, फोकस दूरी आपको मालूम करनी है। तो क्या नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी आपको मालूम है? क्या है? 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर बनता है, तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अब अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? नेत्रिका। तो 25 सेंटीमीटर पर नेत्रिका से इमेज बन रही है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये सही करेंगे हम। और उसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए देखो, नेत्रिका के लिए
यूई का मान कितना है? नेत्रिका के लिए यूई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, पर इसको हम -5 लेंगे। क्यों? क्योंकि नेत्रिका के लिए बाईं ओर पड़ता है। नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? वीई 25 सेंटीमीटर। इसको भी माइनस निशान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि आपने इसके रे डायग्राम्स देखे हैं। नेत्रिका इमेज जो बनाएगी वो इधर की तरफ बनाती है, लेफ्ट साइड में ही, इसलिए इसको भी निगेटिव लिया जाएगा। अभी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE, VE -25 है, माइनस 1/UE, UE -5 है। समझ आ रहा है ना इतना आपको? अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है। तो 1/FE इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। देखो 25 और 5 में से हम 25 एलसीएम ले लेंगे। अब -25 का भाग देंगे तो -1 आएगा। -1 का गुणा ऊपर वाला 1 से करेंगे तो -1, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 1 हम 5 कर लेंगे। इस तरह से 1/FE, 1/FE की वैल्यू कितनी होगी? 4/25, 4/25 मीन्स FE वी कैन राइट इट 25/4 सेंटीमीटर। ये नेत्रिका की फोकस दूरी आ गई। एक काम तो हमने कर लिया, नेत्रिका की फोकस दूरी बताइए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी तो आ गई। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके डेसिमल में पहुंचा सकते हैं। ये 6.25 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। 6.25 सेंटीमीटर नेत्रिका की फोकस दूरी रहेगी। दूसरा जो हमें पता लगाना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो अब हम मालूम कर सकते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें मालूम करनी है। ये FE का मान हम थोड़ा सा और साफ साफ लिख देते हैं। FE 6.25 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को करिए। अब आप आवर्धन क्षमता के तो 2 सूत्र हैं, यहां कौन सा लगेगा? -FO/FE यहां लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की नियंत्रण दूरी पर बनता है, क्योंकि ऊपर साफ वो कंडीशन दी है उन्होंने। क्या होता है फॉर्मूला? 1+, वेरी गुड, FE/D माइनस FO/FE। FO की वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू है 25/4, बटे का 4 पलट करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर 1+ FE/D। FE है 25/4 और बटे में D लिखना है, अपॉन में D। तो D की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहां आप देखिए 25 चौके 100, यहां पर 25 से 25 कैंसल। देखिएगा ये -4 चौके 16, -4 चौके 16। ये 1+1/4, 1+1/4 बेटा कैलकुलेट करेंगे, ये 5/4 आ जाएगा। अब 4 चौके 16 और वो 4 पंचे 20, -20 मैग्नीफाइंग पावर इसकी आ जाएगी, 20 आ जाएगी आवर्धन क्षमता। तो माइनस निशान क्यों आया है? माइनस निशान इसलिए आया है क्योंकि दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, इसलिए नेगेटिव साइन इस पे आ रहा है। अब बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कोई डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज हमको बताया करें। आपके पूछे जाने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप नहीं पूछ रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी। एक दूरदर्शी है जिसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस किया गया है।
कि अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से 0.75 मीटर दूरी पीछे बनता है। एक छोटा रफ फिगर अगर हम बना लेते हैं तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा आसानी होगी। टेलीस्कोप है, इसलिए अभिदृश्यक बड़ी फोकस दूरी और बड़ी द्वारक का लेंस होगा, और जो नेत्रिका होगी वो एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लेंस होगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी। दूरदर्शी में आप तो जानते हैं प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से। अनंत से आई हुई वो प्रकाश किरणें जो हैं यहां कहीं पर इमेज बनाएंगी। ये इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है? तो किरणें अगर अनंत से आ रही हैं तो उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद या तो मुख्य फोकस पर इमेज बनती है या फोकस तल पर बनती है, तो लेकिन बनती हमेशा लेंस से FO डिस्टेंस पर है। इसके बाद अगर आपने इसका समायोजन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए किया है तो फिर उस वक्त ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी? UE। और ये उस वक्त नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगी जो कि अभिदृश्यक के लिए इमेज है। फिलहाल फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस किया है तो ये FO और ये UE होगा। अगर इसके हमने अंतिम प्रतिबिंब अनंतता के लिए सेट कर दिया होता तो FO तो FO रहता, पर ये UE उस वक्त क्या बन जाएगी? वो ये उस वक्त FE आ जाएगी। अभी फिलहाल स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई है। इसके अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से 0.75 मीटर दूरी पीछे बनता है। अभिदृश्यक ने जो इमेज बनाई है वो 0.75 मीटर दूरी पीछे बन रहा है। इसका मतलब है किसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है? FO का मान सीधे सीधे दे दिया है। तो अगर आप समझ गए हैं तो FO की वैल्यू प्लस 0.75 मीटर दिया गया है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदल लें तो ये बन जाएगा 75 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, इस वजह से अभिदृश्यक से यहां तक की दूरी 75 सेंटीमीटर ये आपको दी गई है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.80 मीटर है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इस वक्त दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या आनी चाहिए? FO प्लस UE, और 0.80 मीटर का मतलब है 80 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब देखो कितना अच्छा है ना, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 सेंटीमीटर। उसमें से FO कितना निकल गया? 75 सेंटीमीटर। तो UE कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर। तो UE की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? -5 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रिका के लिए अगर ये वस्तु है तो वस्तु तो बाईं ओर है ना, तो -5 आएगा, पर नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है इसके। ठीक है, और या तो अभी आप UE प्लस 5 ही लिख लो, जब आप नेत्रिका के लिए फॉर्मूला लगाने जाइएगा तो आप -5 जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये UE की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? पहले तो आपको यहीं पर एक जवाब देना पड़ेगा, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो उसके लिए तो सूत्र लगाते हैं -FO/FE 1 + FE/D। तो क्या सारी चीजें मालूम है? FE नहीं मालूम है, FE नहीं पता है, और बगैर उसके आवर्धन क्षमता मिलेगी भी नहीं। तो पहले FE निकाल लो आप नेत्रिका के लिए। यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे नेत्रिका के लिए। क्या लगेगा नेत्रिका के लिए? नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, बिकॉज दिस इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई हैव टू पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये -5 ले लिया इसको हमने। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है ना, इसका मतलब है नेत्रिका के लिए इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो -25 सेंटीमीटर होगा, और इसकी FE हमें मालूम करनी है। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। FE निकालना है हमको, VE -25 है, माइनस UE -5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे
ये आंसर आ जाएगा 25/4 सेंटीमीटर। अभी सेम यही कैलकुलेशन आपको इसके शायद पिछले क्वेश्चन में था किया गया था। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू टोटल मिल जाएगी 25/4 सेंटीमीटर। कर लेंगे आप इसको, अगर नहीं आता है तो वहां से हेल्प ले सकते हैं, उसमें मैंने पूरा किया है। अब FO भी है, FE भी है, D हमको सबको मालूम है, तो हम बड़ी आसानी से आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। आवर्धन क्षमता, याद रहे कब आवर्धन क्षमता पूछी जा रही, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस है। तो M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। FO की जगह पर क्या लिखा जाए 75, FE की जगह 25/4। किसी का भी निशान, किसी क्वांटिटी का M का मान निकालते समय उसमें जितनी भी राशियां आती हैं उसका निशान आप यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज की, उन सिंबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू ही यूज करना है आपको। 1 प्लस FE अपॉन D, FE इज अगेन 25/4 एंड D इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, ये बन गया -3 चौके 12, और यहां 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4, 4 तिया 12, 3 पंचे 15। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा उस वक्त आवर्धन क्षमता की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको ऐसे नहीं आया है तो आप इत्मीनान से कर लीजिए। 75/25 से 25 तिया 75, -3 चौके 12 कर दिया मैंने। यहां पर 25 से 25 कटने के बाद 1 + 1/4, 1 में 1/4 जुड़ेगा तो ये 5/4 बन जाएगा, 5/4। 4 तिया 12, 3 पंचे 15, -15 मैग्नीफाइंग पावर निकल करके आ गई। अब ये तो हुआ यहां तक का जवाब केवल, बस अभी आगे का जवाब हमको नहीं मिला, जबकि क्वेश्चन तो आगे भी है। लेकिन श्रांत नेत्र से देखने के लिए अब उन्होंने पहले अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और अभी उन्होंने चेंज करके समायोजन को श्रांत नेत्र के लिए कर लिया, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज कर लिया। मतलब अब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनने लगा, अनंत पर बनने लगा। ठीक है, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगा तो अब यही वाली जो डिस्टेंस पहले UE हम ले रहे थे, अब यही डिस्टेंस हमारी कितनी लेनी पड़ेगी हमको, अब ये डिस्टेंस हमको FE लेनी पड़ेगी। श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना पड़ेगा, आपको यह पता लगाना है कि नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना पड़ेगा। FE का मान कितना आया है, 25/4 सेंटीमीटर। देखो 25/4 का मतलब है 6.25 सेंटीमीटर। कुछ बात समझ आ रही है? अब गौर से सुनिएगा हमारी बात, आपस में बात करोगे तो फिर बात ही रह जाएगी, सवाल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो गौर से, अभी ये डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं आप मुझे, 5 सेंटीमीटर। देखो UE का मान 5 आया है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप इसे श्रांत नेत्र के लिए समायोजित करेंगे तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाना चाहिए, क्लियर। और FE कितना है, 6.25। तो अभी ये डिस्टेंस कितना है, 5, और श्रांत नेत्र में ये डिस्टेंस हमको कितना चाहिए, तो 5 है बुआ, और इसको 6.25 हमको करना है। कितना खिसकाओगे आप, 1.25 ही तो खिसका दोगे आप। नहीं समझ में आया, आगे समझ में, फिर से सुनिए, देखिए अभी ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये सेटिंग ऑफ रिलैक्स्ड आइज के लिए करना चाहते हैं तो ये FE के बराबर पहुंच जाना चाहिए, मतलब UE को FE बन जाना चाहिए, मतलब 5 को 6.25 हो जाना चाहिए। अब आप खुद सोचो ना, जैसे दो चीजें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हैं, अब हमने बोला बेटा डिस्टेंस बढ़ाओ 6.25 कर दो, तो इसको खिसका के और थोड़ा दूर कर दो। अब 5 से 6.25 बनाने के लिए कितना खिसकाओगे आप, 1.25 सेंटीमीटर तो खिसकाओगे। तो उन्होंने क्या पूछा था सवाल में,
श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा? तो श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को 1.25 सेंटीमीटर पीछे खिसकाना होगा। लिख लीजिए, सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं लिख देता हूं, श्रांत नेत्र से देखने के लिए श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को 1.25 सेंटीमीटर पीछे खिसकाना होगा। यही क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था, उसका जवाब हमको आ गया। देखो, अब फिर भी अभी एक सवाल और बाकी है। सॉरी, लिखा है तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी? मतलब आपने 5 को 6.25 कर दिया, समायोजन श्रांत नेत्र के लिए बना दिया, तो फिर अब ये भी बताते जाओ कि अब आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो अब आवर्धन क्षमता मतलब श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपॉन FE। तब तो यही सूत्र लगता है ना केवल। अच्छा, -FO कितना है भैया? 75 सेंटीमीटर। और FE कितना है? 25/4। 25/4 लिख देंगे। 25 तिया 75 और 3 चौके 12। तो उस वक्त जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी टेलीस्कोप की, वो मैग्नीफाइंग पावर होगी 12 के बराबर। पर नेगेटिव आना इस बात का संकेत है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसा भी हो, अगर उसे आपने अंदर से समझा है, हर चीज को आप ऐसा, जब भी आप उसको सोचते हैं आपको मन में पूरा उसका इमेज आ जाता है। नहीं आ पाता है मन में, तो उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम रफ फिगर बना लेते हैं। समझ रहे? पेन कॉपी तो आपके हाथ में रहता है, तो आप उसका फिगर बना लो जैसे हम बना लेते हैं। क्योंकि हो सकता है इतनी सारी चीजें एक साथ माइंड में नहीं आ पाती हमारे, तो हम फिगर बना के उसको सॉल्व करते हैं। अभी आप लगा तो रहे, कितने सारे न्यूमेरिकल लगा डाले, 13 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके हैं, और एक से डिफिकल्ट टाइप के जो आपको लगते थे कि न्यूमेरिकल हैं वो भी आपने सॉल्व किए हैं। और आप देखिए कि कहां पर प्रॉब्लम आती है। सिंपल सा कैलकुलेशन, वही 2-3 फॉर्मूले लगते रहने हैं। एक तो लेंस फॉर्मूला लगता रहना है, आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला लगना है, बस यही सब होता रहता है, कुछ नया नहीं है। आप चाहेंगे तो हर एक न्यूमेरिकल, दूसरे लोग भले कहते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है, पर आपसे बड़ी आसानी से बनेगा वो। 14 नंबर न्यूमेरिकल पर आते हैं, देखते हैं ये कैसे लगेगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए पहले ही मैं आपको माइंड को ये बताना चाहता हूं, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि ये सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज नॉट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ ध्यान आ रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, बस एक लेंस, उसका फ्रेम, नीचे डंडी पकड़ लो, देखोगा इतने अक्षर बड़े बड़े करके, समझ रहे हैं आप? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते थे, अभिदृश्यक और नेत्रिका। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ओनली एंड ओनली 1 लेंस, 1 कॉन्वेक्स लेंस। तो वो वाली माइक्रोस्कोप की बात हो रही, क्यों? क्योंकि इतने 13 न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाए हैं जो कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप पर डिपेंड करते हैं, और सब में अभी तक हमने 2-2 लेंस बनाए। तो ऐसा ना हो एक छोटा सा शब्द अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है फिर तुम 2 लेंस बनाए बैठो और आंसर नहीं आ पा रहा है, तो ये गलती आपकी प्रोपेगेट हो जाएगी आपके कैलकुलेशन तक। इसलिए बहुत याद रख लें कि ये एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब वो वाली सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक उत्तल लेंस होता था, उसमें फ्रेम बना रहता था, फ्रेम में एक छोटी सी स्टैंड लगी रहती थी, इसको पकड़ के आप देखते हो हाँ अक्षर बड़े हो रहे हैं, है ना। पिक्चरों में आपको दिखाती नहीं, टेलीविजन में शादी बारातों को कर देते हैं, हाँ फलानी डेट को शादी होगी फिर इनके, तो वो विचार देते हैं, वो ऐसा होता है। आपने देखा होगा, आपको हंसाने के लिए वो ऐसा करते हैं। फिलहाल एक सरल सूक्ष्मदर्शी +15 डायोप्टर। अब देखो एक ही लेंस है, +15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों के संस्पर्श संयोग से बनी है।
संस्पर्श संयोग का क्या मतलब है? जब हम लेंस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से सुनो हमारी बात, अगर लेंस का संयोग है ना तो आप ऐसे थोड़ी दूर दूर पर लेंस रख दोगे तब भी ये लेंस का संयोग है। समझ रहे हैं? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। यहां पर कैसा कॉम्बिनेशन है? क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है या ये ऐसे वाला कॉम्बिनेशन है? तो उसमें उन्होंने कितने बढ़िया लैंग्वेज में बड़ा शुद्ध हिंदी लिखा है, संस्पर्श संयोग। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों ही लेंस एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, संस्पर्श संयोग। संस्पर्श मतलब स्पर्श करते हैं दोनों लेंस एक दूसरे को, तो ये ऐसे लेंस को चिपकाने वाला कॉम्बिनेशन है, लेंस को थोड़ी दूर रखकर कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया है। और अगर लेंस को दूर रख के कॉम्बिनेशन बनाते, सूक्ष्मदर्शी बनाते, तब तो ये सरल कहां रहती, फिर तो ये कंपाउंड हो जाती ना। और हमको सरल बनाना था तो भले हमने दो लेंस यूज किए हैं पर दोनों को ऐसा हमने जोड़ दिया है। किससे जोड़ते हैं लेंसेस को? किससे चिपकाओगे आप? फेविक्विक से। बीच में फेविकोल लगाएंगे, क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ बता रहे हैं आप? सीमेंट लगा देंगे। कौन सी? बांगर सीमेंट। हाँ जी, कनाडा बाल्सम सीमेंट लगाई जाती है। जब दो लेंस एक दूसरे से हमें चिपकाने रहते हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट लगाते हैं। और वो सीमेंट की खास बात यह है कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट सीमेंट होती है, दूसरा उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका जो अपवर्तनांक रहता है, वो कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो उसको लगा देने से लेंसेज की ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहने से हमें उसके बीच में लेयर आ भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी ग्लास की तरह बिहेव करती है। तो कनाडा बाल्सम नाम की सीमेंट आती है, उसको हम उसके बीच में लगा देते हैं। खैर, तो दो लेंस हैं, क्षमता वाले दो लेंसों के संस्पर्श संयोग से बनी है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना करिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होता है? M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F। याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए? 1 तो हमारे पास होता है, उसमें क्या? D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, हम सबको मालूम 25 सेंटीमीटर। F फोकस दूरी चाहिए और लेंसेज को ऐसा संस्पर्श संयोग बनाया गया है, तो मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी चाहिए। कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? क्षमता दी गई है, पहले वाले लेंस की पावर दी गई है +15 डाईऑप्टर, दूसरे वाले लेंस की पावर दी गई है +5 डाईऑप्टर, मतलब दोनों के दोनों उत्तल लेंस ही जोड़े गए हैं। इसके बाद सबसे पहले संयोग की क्षमता, संयोग की क्षमता निकालेंगे। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 है +15, P2 है +5। इस तरह से P की वैल्यू आ गई 20 डाईऑप्टर। जो संयुक्त लेंस बना उसकी टोटल क्षमता, कंबाइंड पावर उसकी 20 डाईऑप्टर बन गई, +20 डाईऑप्टर। अब फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र लगेगा? 100 अपॉन P। लेकिन याद रहे इस फॉर्मूले से जो फोकस दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो F इज इक्वल टू 100 अपॉन P। P की जगह पर क्या लिखेंगे? 20। तो F बराबर कितना आ जाएगा? +5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 20×500, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस D अपॉन F।
डी की जगह पर 25 सेंटीमीटर, एफ 5 सेंटीमीटर आ गया है। 5 से हमने इसको काटा, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 के बराबर आ जाएगी। इसमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब ये बताएं आपको ये समझ आया कि नहीं आया? और बहुत याद रखिएगा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी, तो ऐसे न्यूमेरिकल लगाते लगाते बीच में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल रख देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये भी देखिए कितना अच्छा है, कंफ्यूजन का और रास्ता बना रखा है उन्होंने, बढ़िया। 2 लेंस से इसकी क्षमताएं भी दी हैं। आप सोचोगे 2 लेंस भी हैं, आप ऐसे बना के बैठे रहोगे आराम से, फिर प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं ना आपको? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका लगाया जाएगा। 14 नंबर तक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। 14 नंबर से आगे और एक दिन का टाइम ले लेंगे, इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स और लगा के आपको दिखा देते हैं, ताकि इसमें और भी जो डाउट्स हो थोड़े से वो क्लियर हो जाएं आपको। तो बाकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन हम अगली क्लास पर करेंगे। ठीक है, हाँ, बस तुम लोग बातें शुरू कर दो अगली क्लास आते ही। बड़े शैतान हो यार तुम लोग। ये समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए हमको, और घर में प्रैक्टिस जरूर करते रहिए इन सब चीजों की। देखिए एग्जाम नजदीक है आपके, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब पढ़ते हो तो सिर्फ आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो ही वो चीजें आपको ज्यादा दिमाग में आती हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। समय कम है तो समय के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। जिस तरीके से आपके पास समय है उसको देखते हुए एक दिन में जितना प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी आप करते रहिए। मतलब समय से सारे काम आपके होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बलवान है समय। तो समय से ही आपके सारे काम हो जाएं तो अच्छा है। क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटा, हमारी लाइफ में टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। क्योंकि ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आप सब कुछ दोबारा वापस ला सकते हैं, पर एक बार समय खो गया ना, आज की सुबह 7 बजे चला गया ना, अब आप दोबारा वापस ला नहीं सकते। तो समय दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए समय की कीमत को समझने की कोशिश करिए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि समय पर समय की कद्र करना सीख लीजिए, क्योंकि समय की कद्र आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी नहीं रहती हैं। लेकिन जिस दिन समय ने आपकी कद्र करना बंद कर दिया ना, जिस दिन समय ने आपकी कद्र करना बंद कर दिया, उस दिन लाइफ की प्रॉब्लम्स पहाड़ जितनी बड़ी हो जाएंगी और उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। इसलिए समय रहते समय की कद्र करना सीख लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में। चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और ऐसे ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए हम सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। आप हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।